जिसे खुद पर विश्वास हो वो यही कहता है, मेहनत कर, किस्मत का लिखा भी बदलता है। तो मेहनत करो, किस्मत भी बदलेगी। इससे पहले हमने 12 चैप्टर देखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमीर के चाचा की मृत्यु हो जाती है पिछले पार्ट में, और अब आगे देखते हैं। चाचा हमीर की मृत्यु के पश्चात हमीर बरवंडी की भविष्यवाणी के सत्य होने की प्रतीक्षा करने लगा। मेवाड़ में अशांति का साम्राज्य छाया हुआ था, फिर भी परिस्थिति उसके अनुकूल ही हुई। राजा मालदेव का प्रस्थान और मोहम्मद तुगलक की अर्थव्यवस्था ने हमीर को संगठित होने का सवर्ण अवसर दे दिया। तो मोहम्मद तुगलक दिल्ली में था, राजा मालदेव सोनग्रा चौहान जालोर का, जो चित्तौड़ में रह रहा है। मोहम्मद तुगलक के द्वारा नियुक्त चित्तौड़ का किलेदार राजा मालदेव सोनग्रा। और मालदेव का प्रस्थान, तो मालदेव कहाँ चला गया? वापिस जालोर में चला गया। क्यों? कि चित्तौड़ की जनता ने मालदेव का साथ नहीं दिया, इसलिए मालदेव सैनिकों की तनख्वाह वेतन भत्ता भी नहीं दे पा रहा है, इसलिए वह जालोर धन एकत्रित करने के लिए जाता है। इसी बीच एक नवीन घटना हुई। राजा मालदेव ने अपने विश्वासी पात्र मेहता जूहन और पुरोहित जयमाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह का नारियल हमीर को भेजा। तो राजा मालदेव है, मालदेव के दो पात्र है विश्वासी, एक तो मेहता जूहन है और एक पुरोहित है जयमाल, और इनको नारियल देके हमीर के पास भेजते हैं। दरबार लगा था। किसका? हमीर का दरबार लगा था। मंत्रीगण व सामंत सरदार सभी उपस्थित थे। दोनों व्यक्तियों ने जैसे ही इसकी घोषणा की वैसे ही सारा दरबार सन्नाटे में आ गया। सब एक दूसरे को चकित विस्मित होकर देखने लगे। हमीर ने निशंक होकर कहा, पुरोहित जी, जननी जन्मभूमि पर अधिकार करने वाले शत्रु की ओर से यह प्रस्ताव पाकर हमें संशय और भय दोनों हो रहे हैं। जब हमीर के सामने पुरोहित के द्वारा विवाह का निमंत्रण रखा गया तो हमीर को एक साथ दो क्या हुआ? एक तो संशय हुआ और दूसरा भय हुआ। संशय और भय। इस पर तुरंत विश्वास करने को बनता ही नहीं। पुरोहित जी ने कहा, ब्राह्मण अपने राजा की आज्ञा का पालन करना जानता है। इस पर विशेष रूप से आपको मेहता जूहन जी ही बता सकते हैं। जूहन ने प्रणाम करके अपनी तलवार म्यान से निकाली। बड़ी श्रद्धा के साथ उसने तलवार को मस्तक के लगाई और राणा जी के चरणों में उसे रखकर कहा, युवा बेटी, रावण के घर में भी नहीं रह सकी, फिर राजा मालदेव की क्या बिसात है। तो यहाँ पर मालदेव है वो षड्यंत्र रच रहा है, किसी भी तरीके से हमीर को फंसा कर मारा जाए और सदा सदा के लिए चित्तौड़ पर सोनग्रा चौहानों का शासन हो। तो राजा मालदेव की क्या बिसात है। लेकिन वीर पुरुष सदा वीरों से ही हाथ मिलाना चाहते हैं। यह गठबंधन भविष्य के मधुर संबंधों का प्रतीक है। हमारे महाराज का कहना है कि नारियल आपको स्वीकार करना ही है, कुछ भी हो राणा जी। राजपूत वीर ने कभी किसी लड़के का नारियल नहीं लौटाया है। राजपूत किसी लड़की का नारियल नहीं लौटाएगा। हमीर ने उसकी बात की पुष्टि की। कुछ सरदार एक साथ कह उठे, यह क्या? हमीर ने हाथ के संकेत से सबको शांत किया। उसे वरवंडी की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। वह विश्वास से भर उठा। उसने कहा, हमारा शत्रु राजा मालदेव है, पर एक बेटी का पिता मालदेव नहीं। अतः मेहता जी, हम नारियल स्वीकार करते हैं, किंतु
हमारी भी एक शर्त है कि हम वहाँ अधिक दिन नहीं ठहरेंगे। तो राजा हमीर ने, राणा हमीर ने कौन सी शर्त रखी है? हमारी एक शर्त है कि हम वहाँ यानी जालोर के अंदर अधिक दिनों तक नहीं ठहरेंगे। चट मंगनी और पट ब्याह और हाथों हाथ बैठो यहाँ गए। महाराणा की जय, पुरोहित ने कहा। अनंग सिंह जोर से चिल्लाया। राणा जी ने नितांत उचित कदम उठाया। अनंग सिंह जोर से चिल्लाया। राणा जी ने नितांत उचित कदम उठाया है। तो अनंग सिंह जो सरदार है, सामंत है, वो राणा जी का समर्थन करता है। पवन सिंह ने पुकार कर कहा, यह षड्यंत्र है, घातक षड्यंत्र। मेरा ने पवन सिंह के कथन का समर्थन किया। राणा जी इस नारियल को स्वीकार करके गलती कर रहे हैं। हमारी सैन्य शक्ति अभी नहीं के बराबर है। ऐसी दशा में हमीर के कर्ण गुहाओं में, कानों की गुफाओं में दबे बरवंडी के शब्द गूंज उठे, गरज उठे। विषम परिणाम की चिंता किए बिना ही आप उस लड़की को घर लाएं। उसका आगमन आपकी विजय की आधार होगी, वह आपके लिए बड़ी शुभ होगी। मेरा ये वही है, कौन है? खेता और शेरा का साथी। मेरा हमीर युद्ध के लिए नहीं, विवाह के लिए जा रहा है। मेरा क्या कहता है कि हमीर युद्ध के लिए नहीं, विवाह के लिए जा रहा है। मुझे सेना और शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो हमीर मेरा को लक्ष्य करके कहता है कि मेरा हमीर युद्ध के लिए नहीं, विवाह के लिए जा रहा है। जालोर की बात हो रही है। मुझे सेना और शक्ति की आवश्यकता नहीं, मुझे यह विवाह करना है। जो संदेह था उसको मेहता जी की बात से निर्मूल कर दिया गया है कि यह संबंध भविष्य के मधुर संबंधों का प्रतीक होगा। हमीर के प्रखर मुख को देखकर सभी मौन हो गए। उसके ओजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के समक्ष किसी ने अधिक विरोध नहीं किया। पुरोहित और मेहता के लौट जाने पर हमीर ने अपने विश्वस्त आदमियों को समझाया, मैं यह भली भांति समझता हूँ कि यह एक षड्यंत्र है। राजा मालदेव की बेटी का नारियल स्वीकार करने का तात्पर्य स्पष्ट है कि हम अपने आप को एक भीषण संकट में डाल रहे हैं। वह षड्यंत्र महाभारत के चक्रव्यूह के षड्यंत्र से कम नहीं होगा। अभिमन्यु की भांति हम पर आक्रमण हो सकते हैं, किंतु हम इतने अबोध और नादान बालक नहीं हैं जितना अभिमन्यु था। वह चक्रव्यूह की प्रवेश कला का ज्ञाता था। उसको चक्रव्यूह भेदना या भेदन करना नहीं आता था। हम मालदेव की प्रत्येक चाल को विफल कर देंगे। हमारा हर कदम उसकी विफलता का घोष करेगा। पर अभी मेरा ने कुछ कहना चाहा। हमीर उसके अधूरे वाक्य का मर्म जान गया। मेरा के चेहरे पर अपनी दृष्टि गाड़कर वह बोला, अभी हमारे पास युद्ध सामग्री का अभाव है। मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन केवल जनशक्ति ही युद्ध का विजित शस्त्र नहीं है। उसके लिए विवेक भी चाहिए, कूटनीति भी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि खोड़ गांव की देवी माँ बरवंडी का बेटा वारू शीघ्र ही 500 घोड़े लेकर हमारे पास आ रहा है। तो हमीर के पास 500 घोड़े लेके कौन आ रहा है? तो देवी माँ बरवंडी का बेटा कौन? वारू लेके आ रहा है। छोटी सी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास हथियार भी पर्याप्त है। फिर नीति काकासाकी अंतिम वाक्य को मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर नीति काकासाकी अंतिम वाक्य को मैं कभी नहीं भूल सकता। व्यर्थ की हिंसा से मैं उसकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचा सकता। नीति का विरोध नीति से ही होना चाहिए,
नीति का विरोध नीति से ही होना चाहिए। अनंग सिंह ने विनीत होकर कहा, यह युद्ध से घबराते हैं, यह चाहते हैं कि जीवन सुख और संतोष से व्यतीत हो जाए, चाहे परतंत्रता भले ही हो। इस धरती का प्रतापी व वीर शिरोमणि का बेटा अब का पुरुष हो रहा है। का पुरुष का मतलब कायर पुरुष हो रहा है, युद्ध विमुख हो रहा है, यानी युद्ध से भाग रहा है, युद्ध से अलग हो रहा है, हट रहा है। परतंत्रता में आनंद और मृत्यु में संतोष के दर्शन कर रहा है। ये किसके कथन है? अनंग सिंह के। अनंग सिंह की उत्तेजनामयी भर्त्सना से मेरा और पवन सिंह की भुजाएं फड़क उठी। पवन सिंह अनंग सिंह के समीप आकर बोला, ठाकुर, इस प्रयोजन ही किसी के पौरुष को ललकारने की चेष्टा अपराध है। किसी का वीरत्व इन शब्दों को सुनने का आदि नहीं होता है। अधिक इच्छा हो तो दो दो हाथ कर सकते हो। तो अनंग सिंह की बात का मेरा और पवन सिंह ने विरोध किया। हमीर ने कहा, तुम भी आपस में संघर्ष करने की इच्छा रखते हो, आप लोगों का खून उबल रहा है, तब यही श्रेष्ठ रहेगा कि शत्रु से एक युद्ध लड़ लिया जाए, किंतु काकासा की नीति से। पवन सिंह ने अधिकारपूर्ण शब्दों में कहा, मैं अधिक सोचता विचारता नहीं हूं, केवल राणा जी की आज्ञा चाहता हूं, केवल राणा जी की आज्ञा चाहता हूं, आज्ञा चाहता हूं। आपकी आज्ञा से सर्वोपरि, आपकी आज्ञा से सर्वोपरि में किसी को नहीं मानता, किंतु अनंग सिंह को आप कह दीजिए कि यह वीरों के पौरुष को ललकारे नहीं, अन्यथा अपनी खून खराबे से, अन्यथा आपसी खून खराबे से अहित के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। हमीर ने पवन सिंह को ठंडा किया और अनंग सिंह को समझाया। इसके पश्चात हमीर विवाहित नारियल को स्वीकार करके क्या करना चाहता है, इस पर प्रकाश डालने लगा। उसने कहा, मैंने इस नारियल को इसलिए स्वीकार किया कि देवी माँ वरवंडी ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया है। उसने इसके साथ ही यह भी कहा है कि उस वधू का आगमन ही हमारी चित्तौड़ विजय का आधार होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना अच्छा नहीं। मैं देवी माँ के वचनों को नहीं टाल सकता। दूसरी बात यह है कि हम क्या इतने बुद्धू है कि इतनी संभ्रांत भुजाओं के बाद भी यह बाजी हार जाएंगे? 500 घोड़े आ रहे हैं, 500 वीर क्षत्रिय मुख्य रूप से हमारे साथ चलेंगे। हमें बराबर यह प्रदर्शित करना है कि हम एकांकी है और हमारे साथ कुछ भी शक्ति नहीं है। हमारी सारी सेना हमारे एक संकेत पर जालौर में हाहाकार और विप्लव उत्पन्न कर देगी। मेरा ने तुरंत कहा, एक द्युत क्रीड़ा का दाव है। अनंग ने कहा, राणा जी के साथ हम रहेंगे। हमारी तलवारों से बचकर उन पर आक्रमण करना अत्यंत दुर्लभ है। एकांत। सब चले गए। हमीर सोच रहा था, देवी माँ वरुंडी के वचन सत्य हो रहे हैं। उसके 500 घोड़े आ रहे हैं। अपने सरदारों में सामंतों को मैंने किसी भी तरह ऊंचा नीचा करके तैयार कर लिया। अप्रत्याशित उसको आभास हुआ कि विजयश्री के चरण उसकी ओर द्रुत गति से, तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं। उसके चतुर्दिक, उसके चारों दिशाओं में उल्लास और प्रसन्नता का साम्राज्य छा गया है। उसका चित्तौड़ उसका अपना हो गया। उसने भावाभूत होकर कहा, जय एकलिंगेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे संकट हरो। मैं आपका केवल चाकर यानी नौकर मात्र हूँ। सने सने घोर शून्यता छा गई। धीरे धीरे, सने सने धीरे धीरे। मांगलिक मुहूर्त में बारात जालौर पहुंची। अब राणा जी बींद बनेंगे, जालौर पूग गया है। जालौर के किले की उदासी देखकर हमीर का मन आशंका से भर आया। सहनाई के व्यथा भरे मधुर स्वर की जगह
वहाँ गहरी उदासी थी। कहीं भी अपार प्रसन्नता व मंगल गीतों की गूंज नहीं थी। गढ़ के कुछ आंतरिक हिस्सों पर बंदवार थे और अन्य सजावट अवश्य थी। पवन सिंह मेरा और अनंग सिंह हमीर के साथ थे छद्म रूप से। वारू के नेतृत्व में 500 घोड़ों की सेना व पैदल वीर जालोर के गढ़ के चारों ओर फैल गए। उस तुरंग वाहिनी की किलेबंदी इतनी सशक्त थी कि एक बार सुदृढ़ से सुदृढ़ आक्रमण भी उसे छिन भिन नहीं कर सकता था। पवन सिंह ने गढ़ में प्रवेश करते ही गौर से गढ़ की स्थिति का पर्यवेक्षण किया। पर्यवेक्षण करने के साथ उसने अपने साथ आए बरातियों को संकेत किया। बराती तुरंत सजग हो गए। इसी बीच मालदेव को गुप्तचरों ने समाचार दिया कि राणा हमीर के साथ बड़ी सेना है जिसने गढ़ को घेर लिया है। मालदेव के तन से हवा निकल गई है मालदेव की। उसने अपने सेनापति को कहा, हमीर के साथ किया गया छल हमारे लिए बड़ा घातक होगा, अब क्या किया जाए? दीवान जीत सिंह ने कहा। दीवान जीत सिंह मालदेव का दीवान है, जीत सिंह। दीवान जीत सिंह ने कहा, षड्यंत्र एकदम असफल होगा और मेवाड़ी फिर दुगने उत्साह से आक्रमण करेंगे। अब मेरा ऐसा ख्याल है कि बाईसा का उससे विवाह कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उठाया गया हमारा कोई भी कदम भयंकर परिणाम से टकरा सकता है। राजा मालदेव चिंतित हो उठा। उसकी बुद्धि पंगु हो गई। वह भागा भागा रावले में गया। उसकी रानी सांस रोककर परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। यह एक बड़ा षड्यंत्र था जिसके द्वारा राणा हमीर की हत्या की जाने वाली थी। मालदेव के सामंतों एवं सरदारों ने ही उसे यह सुझाया था कि इस प्रकार विवाह के लिए हमीर को बुलाकर उसको समाप्त कर दिया जाए ताकि चित्तौड़ पर सदा सदा के लिए सोनग्रा चौहानों का राज्य हो जाए। मालदेव को इस बात का आभास मिल गया था कि हमीर की स्थिति अभी नितांत क्षीण है और वह किसी भी तरह से हमारा सामना नहीं कर सकता। रानी ने जाते ही पूछा, क्या हुआ राजा जी? गजब हो गया रानी जी, हमीर को हमारे षड्यंत्र का पता लग गया है। वह विशाल सेना के साथ हमारी बेटी को ब्याने आया है और उस सेना ने गढ़ को चारों ओर से घेर भी लिया है। एक सांस में मालदेव ने यह सब कह दिया। राम राम, अब क्या होगा? होगा हमारा विनाश, मालदेव का कथन है। रानी विस्मय में जड़ हो गई। कुछ देर बाद बोली, मैं आपका विनाश नहीं होने दूंगी। आपको खोकर मैं बेटी को नहीं रखना चाहती। आप विवाह की सच्ची तैयारियां कीजिए। रानी, वह हमारा शत्रु है। शत्रु को बेटी देकर हम अपने को निर्बल बना रहे हैं, मालदेव ने शब्दों पर जोर देकर कहा। कुछ भी हो, मैं हमीर को बेटी ब्याऊंगी। कौन कहती है? रानी कहती है। देखते देखते षड्यंत्र खुशियों के बाजे गाजे में बदल गया। सारा गढ़ और नगर प्रसन्नताओं में झूमने लगा। इस प्रसन्नता के वातावरण में एक व्यक्ति नितांत गंभीर मुद्रा में अपने कक्ष में बैठा था। उसकी आकृति से स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि वह किसी गहरे विचार में निमग्न है। तभी उसकी चक्षुओं की कुटिल भ्रीकुटी नर्तन कर उठती थी। नर्तन यानी नृत्य, नाचना। तभी वह दीर्घ निश्वास छोड़ देता था। उसकी दृष्टि अनंत आकाश की ओर जमी हुई थी। वह था मोजीराम मेहता कामदार। कौन था? मोजीदार मेहता कामदार। बड़ा काम का बंदा है, हमीर के भी काम आएगा। कूटनीतिज्ञ और विचारक। तो मोजीराम मेहता कामदार क्या है? कूटनीतिज्ञ है और विचारक है। मालदेव के राज्य की लोह दूरी। तो मालदेव के राज्य की लोह दूरी किसे कहा गया है? मोजीराम को। मोजीराम कामदार होते हुए भी अत्यंत कुशाग्र एवं चपल बुद्धि रखता था।
विकट से विकट समस्याओं के समाधान वह चंद क्षणों में प्रस्तुत कर देता था। जब सारे गढ़वासी वास्तविक विवाह की तैयारी में लगे थे, तब मौजीराम इस विवाह को रोकने के उपाय को ढूंढने में व्यस्त था। वह चाहता था कि हमीर अपनी ही इच्छा से यह विवाह करने से अस्वीकार कर दे। अप्रत्याशित वह उठा और सीधा मालदेव के पास गया। महाराज की जय। मौजीराम, इस संकट से हमें मुक्त कराओ। मालदेव ने व्यग्रता से कहा, व्याकुलता से कहा कि मौजीराम जी, अब तो माना ही संकट बचाओ, मैंने उपाय ढूंढ लिया है। मौजीराम कहता है कि मैंने उपाय ढूंढ लिया है। सच? हाँ महाराज। क्या? मालदेव की व्यग्रता उत्सुकता में बदल गई। हाँ महाराज। तो महाराज ने पूछा, क्या? मालदेव की व्यग्रता व्याकुलता व उत्सुकता में बदल गई। मौजीराम ने राजा मालदेव के कानों में कुछ कहा। मालदेव की आकृति गंभीर हो गई। कुछ शंकित स्वर में वह बोला, यह असंभव संभव कैसे होगा? आप राजकुमारी के अतिरिक्त सबको यह आज्ञा दे दें कि वह इस रहस्य को सर्वथा रहस्य रखें। तब ऐसी युवती अमंगलकारी होती है। ये बीच में आया है क्या? सही है, ये चाल चल रहा है मौजीराम। ऐसी युवती अमंगलकारी होती है। वह चित्तौड़ की साम्राज्ञी नहीं हो सकती। वह सिसोदिया वंश की कुल कलंकना नहीं हो सकती। तब अनाथ पागल की भांति मालदेव इतना ही प्रश्न करता गया। अब महाराणा हमीर विवाह करने को तत्पर नहीं होंगे और हमारी जीत निश्चित हो जाएगी। मालदेव रानी के समीप गया। उसने उसे समझाया कि आपको कोई परिचारिका पूछे तो आगे इतना ही कहना है कि वह विधवा है। तो मौजीराम ने और मालदेव ने ये प्लान बनाया है। लड़की को ये विधवा बता रहे हैं और क्षत्रिय कुल में विधवा का विवाह कुटुंब के आन और बान शान के विपरीत था। रानी कथन के मर्म को समझ मान गई और उसने मुस्कुरा भर दिया। दुल्हन वेश में अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। उसने अपनी अंजन में नैनों में तीखा तीखा काजल डाल रखा था। रेशमी परिधान में उसका उज्जवल और प्रखर यौवन अत्यंत आकर्षक लग रहा था। उसने टांगों और पांव में सोने के गहने पहन रखे थे। हमीर के कानों में अनंगसी ने आकर व्यंग्य से कहा, लेने को देने पड़ गए। हमीर ने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खाई है। अनंग, जीवन के क्रम और उसकी गतिविधि को मैं खूब समझता हूँ। वारू का क्या हालचाल है? उसका हालचाल ठीक है, पर आपके साथ छल हुआ है। और उसने हमीर के कानों में कुछ कहा तो वो ही कहा है। ये दुल्हन लगन मंडप में आने को तत्पर थी। पंडित जी विवाह की वेदी पर प्रारंभिक गणेश पूजन कर चुके थे। हमीर एकाएक खड़ा हो गया। उसके मुख पर रोष चमक उठा। तत्काल मौजीराम ने हमीर को एकांत में लिया। मौजीराम के चेहरे पर उद्विग्नता की रेखाएं दौड़ रही थी। वह बहुत हल्के पांव उठा रहा था। हमीर को नितांत एकांत में ले जाकर उसने कहा, राणा जी, अपराध क्षमा हो तो एक निवेदन करूं? कीजिए कामदार जी। हमीर जानकर अनजान बन गया, क्योंकि हमीर को पहले ही जानकारी दे दी थी अनंग सिंह ने कि भाई ऐसा षड्यंत्र रचा गया है और लड़की को विधवा बता रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, ये अनर्थ हो रहा है। तो कीजिए कामदार जी। हमीर जानकर अनजान बन गया। पहले वचन दीजिए कि 7 गुना माफ करेंगे। मैंने आपसे कहा है, आप फरमाइए। बात यह है कि मौजीराम कहता कहता फिर रुक गया। आप निसंकोच होकर कहिए। लीजिए, मैंने वचन दिया।
हमीर ने अत्यंत मधुरता से कहा। उसके स्वर में सौहार्द का भाव था, किंतु इन सभी बातों में कृत्रिमता स्पष्ट झलक रही थी। आपका रोष प्रकृति प्रकोप से भी भयानक होता है, अतः राणा जी मुझे भय लग रहा है, प्राण सूख रहे हैं। आप व्यर्थ का अपने आप को क्यों पीड़ित कर रहे हैं? किसका कथन है? राणा हमीर का। राणा जी, राजकुमारी सा विधवा है। राजकुमारी सा विधवा है। अत्यंत कठिनता से कामदार ने यह वाक्य कहा। आसमान पल भर के लिए सन्नाटे में आ गया। ऐसा हमीर को प्रतीत हुआ बादल जोर से क्रंदन कर उठे और धरती डावाडोल हो उठी। हमीर आहत सैनिक सा तड़प कर रह गया। क्या बकते हो? हमीर मोजीराम को कहते हैं कि क्या बकते हो? ठीक कह रहा हूं, दया निधान। राजकुमारी सा का विवाह बहुत ही छुटपन में किसी भट्टवंशीय राजकुमार से हुआ था, जो शीघ्र ही समरभूमि में काम आ गए। काम आना मुहारे का अर्थ है मर जाना। महाराज अपनी इस पुत्री से अति स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अतः पुत्री के स्नेह ने उनसे यह अपराध करा दिया। आज आपके समक्ष यह रहस्य प्रकट करते हुए हमें संकोच हो रहा है। यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? तो मोजीराम कहता है, हमारा विचार तो बाद में ही बताने का नहीं था, किंतु आपके गौरव के समक्ष बप्पा रावल के पावन सिंहासन पर एक विधवा महारानी बनकर उसे दूषित न करे, हमने यह भेद आपके समक्ष प्रकट कर दिया। इस अपराध का दंड भी आप जानते हैं। मैं जालोर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। किसका कथन है? हमीर का। मोजीराम शांत खड़ा रहा। हमीर तनिक देर तक विचारता रहा, फिर उसने अनंग सिंह और पवन सिंह को बुलाकर यह कहा। पवन सिंह ने तलवार निकालकर कहा, राणा जी आज्ञा दे, इस पाप का दंड अक्षम्य है। अनंग सिंह ने भी तलवार निकाल ली